ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब मास्टर कैडर एंड लेक्चरर कैडर फिजिक्स एग्जाम की डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि दोनों एग्जाम में क्या कोर डिफरेंस है, दोनों के एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, एंड देन हाउ टू प्रिपेयर वेल फॉर बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स सो दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स कि अभी पहले तक इन्फॉर्मेशन ये रहती थी कि भाई अभी पीए स्टेट आना है, उसके बाद वैकेंसीज का कुछ अता पता होगा, बट नाउ पीए स्टेट इज डन। आपका पीए स्टेट अभी हो चुका है, सो इसके बाद देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द वैकेंसीज फॉर मास्टर कैडर साइंस एंड लेक्चरर कैडर। इसकी अनाउंसमेंट तो पहले भी हुई है, तो अब दोनों पीए स्टेट होने के बाद मास्टर कैडर एग्जाम के आने की संभावना और बढ़ गई है। दोनों ही एग्जाम में काफी टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के दोनों ही एग्जाम जो पहले हुए थे वो काफी पहले हुए थे, ये 2022 का, ये 2021 का है। उसके बाद कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है और पीए स्टेट भी यहाँ पे लास्ट वैकेंसी के बाद 3 पीए स्टेट हो चुके हैं, तो उनके भी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बार आपको मास्टर कैडर में और लेक्चर कैडर में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक फाइन कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अगर उस कंपटीशन को हमने बीट करना है, उस कंपटीशन में अगर हमने अच्छा स्कोर करना है, तो हमें प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी होगी। हमें उसका एडवर्टाइजमेंट का, डेट्स का, इनका वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पता है कि प्रिपरेशन करनी है, हमने ये एग्जाम देना है, तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट है कि इस साल में आपकी वैकेंसी आनी है, उसके बाद फिर इंतजार फिर लंबा हो सकता है। तो इसको इसी बार अपने कंप्लीट करना है, इसी बार इसको क्रैक करना है। तो हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि पहले एडवर्टाइजमेंट आएगी, अनाउंसमेंट होगी, तब जाके हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। उसमें हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दोनों जो एग्जाम है, चाहे मास्टर कैडर है चाहे लेक्चर कैडर है, दोनों का जो सिलेबस है वो भी और कंपटीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि अगर हमें पता है भी एग्जाम देना है तो प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और बहुत सारे बच्चे अभी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। तो अब उसके बाद ज़्यादा टाइम विंडो नहीं है कि कब आपका अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद कितना टाइम मिलेगा, उसमें आप कितने सब्जेक्ट कर पाओगे, कितना सिलेबस कर पाओगे, वहां पे फिर आपकी प्रिपरेशन पीछे छूटने शुरू हो जाएगी। ठीक है, दोनों एग्जाम में जो कोर डिफरेंस है वो क्या है कि मास्टर कैडर साइंस में ये ग्रेजुएशन बेस्ड आपका एग्जाम है, तो 11th 12th और ग्रेजुएशन, ये कॉन्सेप्ट्स और इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है इसका? चैलेंज ये है कि इसमें आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो 3 सब्जेक्ट चूज करने की वजह से यहाँ पे आपको स्पीड पे बहुत फोकस करना पड़ेगा और तीनों सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ जब लेक्चरर कैडर की बात करते हैं तो ये एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है। अब हम इस पूरे डिस्कशन में फिजिक्स सब्जेक्ट को सेंटर में लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा वीडियो है फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, तो लेक्चरर कैडर के लिए ये आपका मास्टर्स बेस्ड एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको एमएससी के एडवांस टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पीड के साथ साथ आपको एडवांस डिटेल्ड नॉलेज भी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, तब आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। बट दोनों एग्जाम फिर भी एक अच्छा पैटर्न लेके आते हैं टू क्वालिफाई। आपको एक एग्जाम देना है, मेरिट लगेगी, और मेरिट आपने क्वालिफाई की, यू आर डन विद इट। अदरवाइज बाकी जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जो नियर बाई स्टेट्स में, डे बाई डे पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो बेटर है कि इसी पैटर्न के साथ अगर आप जाते हैं तो ये फिर भी सबसे सिंपल पैटर्न है। अदरवाइज आप देखोगे कहीं स्क्रीनिंग होता है, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव देना होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, 2 स्टेज आपके एग्जाम हो जाते हैं। बट यहाँ पे आप अच्छे से प्रिपेयर करके एक एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो यू विल बी ओवर द मेरिट। ठीक है, दोनों एक एग्जाम पैटर्न को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, जो मास्टर कैडर एग्जाम है, इसमें आपको इन 5 सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। उन तीनों सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, तो 50 × 3 150 क्वेश्चन जो है आपको टोटल यहाँ पे मिलेंगे। इन 150 क्वेश्चंस को आपने करेक्ट करना है, जितना मैक्सिमम करेक्ट कर सकते हो वो करेक्ट करना है, क्योंकि कट ऑफ है वो मेरिट बेस जाएगी। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ये भी एक अच्छी चीज है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं है। लेक्चर कैडर में क्या है, आपको इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, एडवांस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा एडवांस मिलेगा, ईएमटी में एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन फिर भी टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, ये एक अच्छी बात है। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस या न्यूमेरिकल भी होगा तो ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट उसको 1 स्टेप और 2 स्टेप में कर सकते हैं। तो यहाँ भी टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक 150 हो गए, ये आपके 3 सब्जेक्ट्स के मिलके 150 हो गए। तो दोनों की अप्रोच थोड़ी थोड़ी अलग है। जो स्टूडेंट्स मास्टर कैडर कर रहे हैं उनको फिजिक्स के साथ साथ 2 सब्जेक्ट और अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, और जो लेक्चरर कैडर कर रहे हैं उनको ओनली फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी एक बार दोनों का सिलेबस देख लेते हैं कि मास्टर कैडर फिजिक्स का सिलेबस क्या है और लेक्चरर कैडर का क्या है। तो मास्टर कैडर के लिए 8 मेजर यूनिट्स हैं, जिनमें मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थर्मो एंड स्टैटमैक, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक यूनिट है। तो मेजर 8 यूनिट हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन 8 यूनिट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सारा का सारा जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन बेस्ड सिलेबस है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में आप देखोगे आपको 11 12 का जो सिलेबस है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिजिक्स में आपको मास्टर कैडर में ही आपको ग्रेजुएशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे। एक अच्छी बात ये है कि इन सब सब्जेक्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बहुत एडवांस पे नहीं गए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आपका स्टॉप है कि हाइड्रोजन एटम से आगे के जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स होते हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के, वो कोई भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी ऐसा ही है, ईएमटी में भी ऐसा ही है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी ऐसा ही है। तो इनमें सिलेबस को थोड़ा कट शॉर्ट रखा गया, टॉपिक्स को ग्रेजुएशन बेस्ड टॉपिक रखा गया है ताकि आपको एडवांस की कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो काफी अच्छा सिलेबस है, काफी हैवी सिलेबस है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको अभी 2 सब्जेक्ट्स और करने हैं। चाहे आप केमिस्ट्री लेते हो उसके साथ में कुछ करते हो, तो 2 सब्जेक्ट्स आपको और करने हैं, तो उस हिसाब से सिलेबस इसका अभी भी काफी ज्यादा है। ठीक है, नाउ विद द लेक्चरर कैडर का सिलेबस तो पूरा ही ऐसा समझो कि नेट वाला सिलेबस आपको दे रखा है एज इट इज, और उसमें से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस काफी वाइड हो जाता है, जिस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों की विंडो ओपन हो जाती है। जब क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो थ्योरी से भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल से भी पूछा जा सकता है। और हाँ, इन क्वेश्चंस में देखो अभी जैसे क्वांटम मैकेनिक्स यहां पर भी है और क्वांटम मैकेनिक्स यहां पर भी है। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स यहां पर भी है, तो कुछ टॉपिक्स 70% जो 80% है वो कॉमन है, और लेक्चरर कैडर में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जाके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जैसे कि पर्टर्बेशन थ्योरी हो जाएगी, वेरिएशनल प्रिंसिपल हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगी, एरर्स हो जाएंगे, वो सब चीजें इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन टॉपिक्स है वो जरूरी नहीं है कि मास्टर कैडर में बहुत आसान ही आएंगे। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एप्लीकेशन ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, तो वहां पे जरूरी नहीं कि मास्टर कैडर में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा और लेक्चर कैडर में मुश्किल पूछा जाएगा। नहीं, अगर आपको पता है कि आपको पोटेंशियल इन ए बॉक्स है तो उसमें आपसे एडवांस क्वेश्चन मास्टर कैडर में भी पूछा जा सकता है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये तो हार्ड आ गया। नो, आपको जो टॉपिक गिवन है उससे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो रिसेंट एग्जाम था 2022 का, वो बाकी सभी एग्जाम से थोड़ा हटके था, उसका लेवल थोड़ा ज्यादा था। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कट ऑफ ना बढ़े, इसलिए एग्जाम को थोड़ा सा ऐसा किया जाता है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट उसी नंबर के आसपास रहे, तो एग्जाम का लेवल यहां पे हाई हो सकता है। कंपटीशन भी है, टाइम भी चेंज हो रहा है, और पिछला पेपर भी बाकी सभी पेपर से थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में था, क्योंकि यहां पे बच्चे तीनों सब्जेक्ट कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट जो मास्टर कैडर वाले हैं ये भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा इनमें भी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब आजकल क्वेश्चन बनाते हैं तो ट्रेडिशनल से हट के क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ थ्योरी के पूछ लेंगे, कुछ एडवांस न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए हमें सभी के कोर कॉन्सेप्ट्स की जानकारी, उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और वो तब आती है जब हम सभी सब्जेक्ट्स को, सभी यूनिट्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी लेक्चर कैडर की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो मैथमेटिकल फिजिक्स आ गई, क्लासिकल मैकेनिक्स आ गई। ये क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स ये दोनों यहाँ पे न्यू यूनिट्स ऐड हो गई। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, थर्मो एंड स्टैटमैक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, डेटा एनालिसिस, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स। पूरा सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस है जो एमएससी बेस्ड एग्जाम्स में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, चाहे नेट के एग्जाम में या किसी और रिलेवेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और इनके अंदर भी सभी में टॉपिक्स इंक्रीज्ड हैं, बढ़े हुए हैं एज कंपेयर टू दी मास्टर कैडर। तो बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों सिलेबस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पीजीटी लगना है तो थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना होगा और पढ़ना भी चाहिए, तभी आप लेक्चरर कैडर में आएंगे। मास्टर कैडर में चूंकि आपको तीनों सब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा कट शॉर्ट है, बस इतना डिफरेंस है। आसान किसी में भी नहीं है। 150 क्वेश्चन करना किसी भी एक टाइम विंडो में काफी टफ टास्क होता है, और जब सिलेबस इतना बड़ा हो तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है। हर यूनिट्स में से लगभग 10 यूनिट है, तो अगर 15 क्वेश्चन ही हम एवरेज आउट मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन हमें चाहिए एक यूनिट से, तो पूरी यूनिट में से 15 क्वेश्चन की कौन से होंगे, किस टॉपिक से होंगे। अब जैसे क्वांटम मैकेनिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो गैस लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जो टॉपिक आप छोड़ के जा रहे हैं उसी से पूछ लिया जाए। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि दोनों जो सिलेबस हैं वो काफ़ी वास्ट सिलेबस हैं, और इसमें अगर सक्सेस हमने पानी है तो पहले सिलेबस को कवर करना होगा, अच्छे से कवर करना होगा, ताकि हर टॉपिक आपके नोटबुक में हो, आपके माइंड में हो। तब आप जाके फिर वो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन फिर आपके 1 मार्क्स के आएंगे डायरेक्ट। ठीक है ना। सो अभी हमें क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करें दोनों की। 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या करें, और जो अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं वो क्या करें, दोनों पे डिस्कस करते हैं। पहले कैटेगरी ए पे चलते हैं। देखो, जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे में जो ऑलरेडी सिलेबस करके बैठे हैं, तो उनके पास एक अर्ली एडवांटेज है, दे आर स्मार्ट इनफ, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जब पता है कि आपने एक एग्जाम देना है, उसकी आपकी एलिजिबिलिटी है, तो एग्जाम तो आना है आज नहीं तो कल, तो उसकी पहले से एटलीस्ट जब सिलेबस आपके हाथ में होता है तो जैसे ही एग्जाम आया आपने रिवीजन करना उसका शुरू कर दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, तो वो एक आपको एज मिल जाता है उसमें। ठीक है ना। तो देखो, आप जो जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है वो तो थ्योरी के साथ साथ अब जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, अलॉन्ग विद जो अभी कर भी रहे हैं, जिनकी थ्योरी अभी चल रही है, जिनका सिलेबस अभी चल रहा है, वो भी जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चन लगाना शुरू करें, उनके असाइनमेंट्स करना शुरू करें, उनको रिवाइज करना शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे हैंड अपना स्ट्रॉन्ग करें। जितना क्वेश्चंस करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही ज़्यादा सक्सेस की रेट बढ़ेगी। अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर सब चीज़ें पेन उठाने में डर लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें, ये था कि ये था, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी देते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आई है तो इसको ऐसे हैंडल करना है हमने। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ, चाहे तो मिडवे हैं चाहे कर चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। उसके साथ साथ रिवीजन शुरू करें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स हम भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपके लिए और इजी रहेगा समझना, और अच्छा आपको के माइंड में वो कैप्चर होगा। ठीक है। तो रिवीजन, जो सब्जेक्ट कर लिए हैं उनका साथ साथ रिवीजन करते रहिए। जो लेक्चर देख रहे हैं उनका वीकेंड पे हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज कर करके आगे बढ़ते जाइए। लेयरिंग नहीं होने देनी है सिलेबस की कि पढ़ा था भूल गए, पढ़ा तो था सर भूल गए, तो वो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो पढ़ने के साथ साथ उसको डेली रिवाइज करते रहना है, तब जाके लास्ट में इतना हो पाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ डेली आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको डेली प्रैक्टिस करने चाहिए, वेदर इट इज फ्रॉम द टेस्ट सीरीज और फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। इन एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि बहुत बार एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं पिछले एग्जाम में थे उसमें से 5% क्वेश्चन वहां आपको मिल गए। ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मास्टर कैडर एग्जाम के हैं, कि 5 आपके मास्टर कैडर एग्जाम के हैं, लेक्चरर कैडर एग्जाम के हैं, और जो रिलीवेंट आसपास के स्टेट्स के जो क्वेश्चन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के, पीजीटी लेवल के, टीजीटी लेवल के, वो क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया होता है कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन कैसा दिखता है इन टॉपिक से आके। और बहुत बार ऐसा देखा गया है इन एग्जाम्स में कि जो क्वेश्चन किसी और स्टेट एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन, या किसी और लेवल के एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो
10% क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं ऑलमोस्ट, जो पहले से देखे हुए, ये मिनिमम नंबर है। ठीक है, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। इससे 10% क्वेश्चन आपको पक्का पक्का देखने को मिल जाएंगे, जो कि एज इट इज़ आपने पहले भी किए थे, पहले भी आए थे, वो फिर से आ गए हैं। ठीक है, या उनसे ही बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन एज इट इज़ ही कोई पूछ लिया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत जरूरी हैं, वो साथ साथ आप लगाते रहें। टेस्ट सीरीज अपनी शुरू करें। अभी टेस्ट सीरीज अपनी ग्रेविटॉन पे 20 मार्च से शुरू हो रही है, तो 20 मार्च से जो टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उसको आजमाना शुरू करें। टेस्ट लगाया, उसको देखा कितना स्कोर आ रहा है, क्या गलतियां रही, टेस्ट के सॉल्यूशन देखे, सभी क्वेश्चंस को सोल्व किया और आगे बढ़े। जो गलतियां रही, जो टॉपिक वीक रहे, उनको कवर किया, जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो ये भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन टॉपिक्स से, जिस यूनिट्स में आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं जिनसे क्वेश्चन, उनको अभी से रिकलेक्ट करने की जरूरत है और उसका टाइम भी है। तो उन सब्जेक्ट, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें। वो टेस्ट देने से पता लगेगा कि ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला पढ़ा तो था लेकिन इसमें 2 ऊपर लगा दिया, नीचे लगाना था, इसमें माइनस लगाना था, इसमें प्लस लगाना था। वो चीज़ें होती हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता है कि आप सब कुछ करके बैठे हो, जब आप क्वेश्चन करने जाते हो तो माइंड में डाउट्स आते हैं। फिर तो डाउट्स कैसे रिजोल्व होते हैं? मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से, बार बार उस फॉर्मूला को जब अप्लाई करते हैं तो फिर वो पता चल जाता है कि यहाँ पे 2 नीचे आना था कि ऊपर आना था, प्लस आना था कि माइनस आना था, अंडर द रूट आना था कि 3/2 पावर आनी थी। वो सब चीज़ें तब क्लियर होती हैं। तो इसलिए हमें टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो और जो एडवांस न्यूमेरिकल्स आपको दिए जा रहे हैं उनको भी छोड़े नहीं। मैंने बताया ना कि जो टॉपिक कॉमन है उससे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पर आप डिनाई नहीं कर सकते, उस पर आप कोई केस नहीं कर सकते कि सर ये तो हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया। बस आके इतना ही कहोगे कि सर क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड था, हम क्या करें। तो भाई जब हार्ड था तो हार्ड था, तो इसलिए हार्ड का सोल्यूशन क्या है? पहले से ही अच्छी एडवांस तैयारी करके रखनी, ताकि कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा पेपर अगर थोड़ा इधर उधर भी चलता है तो आप ना फंसे उसमें। यही अर्ली प्रिपरेशन का फायदा होता है। जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना चाहते हैं उनके पास भी अभी इतना टाइम विंडो है कि वो सिलेबस कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, फॉर्मूला शीट के थ्रू रिवीजन हो सकता है, शॉर्ट नोट्स में हेल्प हो सकती है। लेकिन बहुत डिले करोगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप वेट करते हो कि एक बार एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, फॉर्म फिलिंग हो जाती है, फिर हम शुरू करेंगे, तो आप ऑलरेडी पीछे जा रहे हो। क्योंकि कंपटीशन, आपको मैंने बताया कि काफ़ी हाई कंपटीशन है नाउअडेज, और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी करके बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, अभी इनफ टाइम है कि आप एक बार सिलेबस के गो थ्रू हो सकते हैं, अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं, साथ साथ पूरी स्ट्रेटजी के साथ चलें तो, पूरे प्लान के साथ चलें तो। अब इसके बाद अगर 1 महीना और लापरवाही रखेंगे तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि कब एग्जाम आएगा और कितनी जल्दी वो कंडक्ट हो जाए। और अगर सिलेबस नहीं हुआ, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो हर टॉपिक से फ्रेगमेंटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हर टॉपिक तो वाइड है लेकिन क्वेश्चन आसान है। ये चीज है, जब क्वेश्चन आसान है तो ये एक फायदा मिल जाता है कि अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, अगर आपने टॉपिक को कवर किया हुआ है तो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। लेकिन अगर आप टॉपिक ही कवर नहीं करते हो, आपने कोई यूनिट ही छोड़ दी है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वांटम मैकेनिक्स ही छोड़ दी है, फिर क्वांटम का कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको करने से बचोगे, आप उसको करना नहीं चाहोगे, आप उसमें कुछ भी तुक्का मार के आओगे, फिर तो वो चीज गलत हो जाती है। इसीलिए अगर हम एक बार सारे सिलेबस को कवर कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, तो बहुत ही सरफेस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सरफेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो फिर आप वहां पे लैक नहीं करते, क्योंकि पेपर कंपटीशन में कब पीछे रहते हैं? कंपटीशन में वहां पीछे नहीं रहते कि हमने कोई हार्ड क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी होती है कि हार्ड क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया होगा। दिक्कत तब आती है जब हम इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो क्योंकि इजी क्वेश्चन सबने किया होगा और आपने वो छोड़ दिया है या आपने वो गलत कर दिया है, वहां पे आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है जल्दी से सिलेबस की प्रिपरेशन करनी, पूरा सिलेबस कवर करना, उसके अपनी प्रैक्टिस करनी, साथ साथ रिवीजन करते रहना, क्वेश्चंस लगाते रहना। तो अभी भी अगर आप एक रिगरस मेहनत करते हो,
कंटिन्यू सब छोड़ छाड़ के बैठते हो कि भाई अभी अगले 2-3 महीने जब तक एग्जाम आता है तब तक सब छोड़ के हमने एक बार बैठना है और इस एग्जाम को करना है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, कंपटीशन बढ़ता है, एग्जाम पैटर्न्स इवोल्व होते हैं, नए एग्जाम पैटर्न में और दिक्कतें आती हैं। आप आसपास देख सकते हो जितने भी स्टेट्स में है, जैसे अभी हरियाणा में है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम आ गया है, वहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम होने लग गए, बच्चों के क्वालिफाई नहीं होते। हिमाचल में भी अभी सब्जेक्टिव एग्जाम अनाउंस हो गया है, यूपी में भी सब्जेक्टिव एग्जाम अनाउंस हो गया है। तो जब पैटर्न चेंज होता है ज़्यादा दिक्कत आती है। ये एग्जाम पैटर्न अभी भी बहुत सही है कि आपको एक एग्जाम की सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कोई जनरल नॉलेज की बात नहीं है, कोई किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है। तो सब्जेक्ट की तैयारी की, एक सब्जेक्ट एक एग्जाम अगर आपने अच्छा किया तो यू आर अबव द लाइन एंड डन विद इट। तो ये एक अच्छी चीज़ है आज भी। और पैटर्न चेंज होने का इस एग्जाम में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो होपफुली पैटर्न चेंज भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसको एक लास्ट स्टेप लेके, इसको लास्ट टारगेट लेके भाई इसको करना है इस बार, तब बैठना पड़ेगा। तो सिलेबस अभी भी आपका 2 से 2.5 महीने में फिजिक्स का सिलेबस आपका इजीली कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो घबराने से नहीं होगा, घबरा के बैठे रहोगे तो टाइम निकलता ही चला जाएगा। डे बाय डे वी आर मोर क्लोजर टू द एग्जाम। लेकिन अगर कॉल लेनी है कि शुरू करना है तो गो फॉर इट। उसके बाद आपका सिलेबस है सिमटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कुछ मेजर यूनिट्स हैं उनको एक बार पहले कर लेना है, वो हम गाइड करेंगे कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है क्या है। उसके बाद जैसे जैसे जब पहला टारगेट तो यही होना चाहिए कि जब अगर एग्जाम अनाउंस होता है उससे पहले मेजरली हमारे पास सब चीज़ें कलेक्ट हों। उसके बाद कोई एक इजी टॉपिक रह गया, कोई इजी यूनिट रह गई तो उसको हम जल्दी से रैप अप कर लें। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी शुरू करना चाहते हैं, लेट नहीं है, बट यू हैव टू डिसाइड इट नाउ। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके बाद कोई डाउट ना रहे, इधर दिस वे और दैट वे, या तो तैयारी करनी है या नहीं करनी है। सिंपल सॉर्टेड थिंग, बीच में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए इस पूरे डिस्कशन में मैं आपको पूरे एग्जाम के बारे में, सभी डिटेल सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, सो दैट यू शुड बी क्लियर कि या तो मुझे तैयारी करनी है तो अभी करनी है, नहीं करनी है तो फिर नहीं करनी है। ठीक है, सो आपको अच्छा टाइम देना होगा, 6 to 8 आवर्स देने भी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, अच्छा प्रोफेशन है, तो मेहनत बनती भी है। इतने टाइम के बाद एग्जाम आ रहा है तो जितना लगा सकते हो उतना कम है, गो फॉर इट। ठीक है, उसके बाद जो सिलेबस प्रायोरिटी की बात है वही मैंने आपको बताई कि सिलेबस प्रायोरिटी से ये पता चलता है कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर लें, कौन सा सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव उसको पहले कर लें, ताकि वो सिलेबस, क्योंकि जो बड़ी यूनिट्स हैं उससे 10-15 क्वेश्चन आएंगे, अगर वो हमने छोड़ दिए तो हमारी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए सिलेबस को प्रायोरिटाइज करेंगे कि भाई ये यूनिट्स पहले कर लेते हैं, ये बाद में करते हैं, ये तब करते हैं, ऐसे करके पूरा प्लान के साथ चलेंगे। प्लान के साथ नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरा एक रोड मैप लेके चलना पड़ेगा कि भाई पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है। उसमें हम भी आपकी हेल्प करेंगे और आपको भी पूरा उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल फॉलो करना है, आपको एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, एक डिसिप्लिन्ड मैनर में आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आज 3 लेक्चर देख लिए, 3 दिन देखे ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एवरेज अच्छी आनी चाहिए, आपकी माइलेज अच्छा होना चाहिए कि डेली कंसिस्टेंटली उतना पढ़ रहे हो। और अगर 2-3 महीने इतनी मेहनत करके एक अच्छी जॉब मिलती है तो नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, तो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ लगातार, कि आज भी उतना ही पढ़ा, कल भी उतना ही पढ़ा, परसों भी उतना ही पढ़ा, हर दिन जो है खुद को चैलेंज करना है, खुद को पुश करना है कि भाई ये सिलेबस हमने जल्दी जल्दी कर देना एक बार। अभी जो जितना टाइम चला गया उसको छोड़ो, बट व्हाट वी हैव नाउ इन आवर हैंड उसको हम करते हैं, जो हमारे हाथ में उसको एक बार फोकस करें, उसका बेस्ट यूटिलाइज करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको PYQ प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो ये मेजर आपका एक प्लान है दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। अभी टाइम है, अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, बहुत स्टूडेंट्स अभी शुरू कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट ज़्यादा डिले नहीं करना है, दैट्स द होल पॉइंट। ज़्यादा डिले करोगे कोई ना कोई यूनिट छोड़ के जाओगे, वहाँ से आपके मार्जिन डायरेक्ट माइनस होगा, मतलब कम होगा। तो मेरा हमेशा ये एक आइडिया होता है मेरिट बेस एग्जाम में कि आप जब भी जाते हैं तो सिलेबस पूरा करके जाएं। नहीं पता किस
माइंड से एग्जामिनर ने पेपर सेट किया, किस यूनिट से आसान दे दे, किससे ज़्यादा दे दे, किससे कम दे दे, इस पर भी आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते हो कि सर क्वांटम से तो इतने क्वेश्चन दे दिए, ईएमटी से बिल्कुल नहीं दिए, या उससे एटॉमिक से बिल्कुल नहीं दिए, ईएमटी से इतने दे दिए। आप नहीं कह सकते उसके बारे में कुछ भी। तो इसीलिए वो एक बहुत रेड फ्लैग हो जाता है किसी भी यूनिट को छोड़ना। इसीलिए इस पूरे डिस्कशन में मैं बार बार ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि सिलेबस और सारी यूनिट्स को कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। सो नाउ अब दो तरीके हैं, या तो आप ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है। कारण क्या है कि सेल्फ स्टडी जब आप करते हो तो आपको सभी सिलेबस को मैनेज करना, सभी बुक्स को पढ़ना, सभी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना, वो थोड़ा सा एक टीडियस टास्क हो जाता है। नोट्स को बनाना, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चंस देखना, वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम। इसीलिए कोचिंग के साथ क्या होता है, कोर्स के साथ क्या होता है कि आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिल जाता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स हर यूनिट के, कितना पढ़ना है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा एक वेल स्ट्रक्चर्ड आपको एक प्लान मिल जाता है कि आप उस प्लान पे फोकस करके अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, अपना प्रिपरेशन बूस्ट अप कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो एक साथ मिल जाते हैं, उनके सॉल्यूशन एक साथ मिल जाते हैं, हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनके सॉल्यूशन साथ में मिल जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ढूंढने के लिए, नए क्वेश्चन ढूंढने के लिए इधर उधर मेहनत नहीं करनी होती है, आपको वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर एक जगह पे मिल जाता है पूरे कोर्स के लिए। वही एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी कोचिंग का काम है, ठीक है। कंटेंट सारा स्टैंडर्ड बुक से होता है, तो वही एक डिसिप्लिन जो है कि कैसे आपको डिसिप्लिन में रहना है, कैसे डेली लेक्चर्स देखना है, इसके बाद कौन सा देखना है, इसके बाद कौन सा देखना है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, टेस्ट कौन सा चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप एक फ्लो में आ जाते हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, एक डिसिप्लिन मैनर में आप तैयारी करने लगते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप खुद से बैठे हैं, आज आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी शुरू की, कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगा, बोरिंग लगा, तो आप छोड़ के बैठ गए, कल कोई काम आ गया, परसों कोई काम आ गया, तो प्रिपरेशन छूट गई फिर से। तो इसीलिए कोचिंग कोर्स जो होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर में अपनी जो गिवन सिलेबस है, गिवन कंटेंट है, उसको रेगुलरली फॉलो अप कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो यू हैव द फेलो स्टूडेंट्स एज वेल एज योर मेंटोर, कि आप उनके पास पहुंच सकते हो, सर मुझे इसमें डाउट है तो इसका बताइए क्या है, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाती है। आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता, कोई टेलीग्राम नहीं ढूंढना पड़ता, कोई यूट्यूब नहीं ढूंढना पड़ता। ये सभी चीज़ें एक कोर्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं कोर्स में, दोनों ही कोर्स जो है वो मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर दोनों के लिए है। तो दो सिलेबस आपको समझ में आया ना। कुछ सिलेबस ऐसा है जो कॉमन है, कुछ सिलेबस ऐसा है जो लेक्चर कैडर में है, कुछ सिलेबस ऐसा है जो मास्टर कैडर में है। बात समझ में आ गई? ऐसा सिलेबस है। तो कोर्स के अंदर आपको ये बहुत अच्छे से फ्रेमवर्क करके दिया हुआ, बहुत अच्छे से सेपरेट करके दिया हुआ है कि कौन सा मास्टर कैडर का है, कौन सा दोनों का है, कौन सा सिर्फ लेक्चर कैडर का है। तो ये चीज़ आपकी एक सॉर्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पूरे सिलेबस पे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस बुक विद सॉल्यूशन। तो प्रैक्टिस बुक में हर टॉपिक से, मतलब हर यूनिट के हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इनफ क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, इतने क्वेश्चंस हैं। बात समझ रहे हो? जैसे मैं कहूं कि एटॉमिक फिजिक्स, तो एटॉमिक फिजिक्स में जीमन इफेक्ट से अलग मिल जाएगा, पास्ट एंड बैक से अलग मिल जाएगा, हाइपर फाइन स्पेक्ट्रा से अलग, फाइन स्पेक्ट्रा से, सब पे 50-50, 60-60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद क्या रह जाता है, ठीक है ना। तो वो सारा कंटेंट आपको एक जगह पे मिल जाता है इन द कोर्स। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन, रिलेवेंट एग्जाम्स के भी, मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के भी, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। डाउट डिस्कशन ग्रुप में भी कर सकते हैं, और कोई भी डाउट आता है, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप फैकल्टी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, तो एक तो सेपरेट टेस्ट सीरीज चली हुई है जो 20 मार्च से जो लाइव टेस्ट सीरीज जो चल रही है, उसमें टोटल 55+ टेस्ट हैं, बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं इससे, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो है वो मिनिमम 2800 क्वेश्चन है। वो हमने जो आइडिया लगाया था उसके अकॉर्डिंग, बट किसी किसी टेस्ट में हम क्वेश्चंस को बढ़ा देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, और थोड़ा सा और आपको रिगरस एग्जाम इन्वायरमेंट में ढालने के लिए हम क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ा देते हैं, क्वेश्चंस का नंबर भी बढ़ा देते हैं कई बार। तो लगभग 3000 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलेंगे, सोल्ड क्वेश्चंस होंगे, जिनके सभी के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे
टेस्ट सीरीज के बाद। और किसी भी स्टेप पे जब आप फंसते हैं, कोई डाउट आता है, कोई कौन सा सब्जेक्ट करना है नहीं करना है, उसके लिए आपको रेगुलर गाइडेंस भी मिलती है। सो दिस इज अ कंप्लीट कोर्स फॉर मास्टर कैडर एंड लेक्चरर कैडर बोथ। तो एक टेस्ट सीरीज तो जो अलग से चली हुई है वो तो है ही, वो उन बच्चों के लिए है जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज करनी है, तो वो टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। और जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं उनको भी वो टेस्ट सीरीज उसी के साथ एसोसिएटेड है। और जो बच्चे अभी शुरू करेंगे उनकी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल तब आएगा जब आपका एग्जाम अनाउंस होगा, जब इन बच्चों का सिलेबस पूरा होने लगेगा। ठीक है ना? तो ये बात यहां तक हो गई कोर्स की। ओके, सो नाउ लेट्स नो योर मेंटोर। सो आई विल टेक योर कोर्स, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स में आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, कंटेंट जो बनाया है वो भी सारा लेटेस्ट कंटेंट, एग्जाम को एनालाइज करके जो कंटेंट बनाया है, असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, वो सारी इसी हिसाब से प्लान की गई है। जैसा एग्जाम आ रहा है, जैसा रिलेवेंट एग्जाम्स असिस्टेंट प्रोफेसर के आ रहे हैं, पीजीटी के आ रहे हैं, टीजीटी के आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दी पंजाब स्टेट, तो वो भी सभी इंक्लूड करके उस एक्सपीरियंस के साथ टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, कंटेंट तैयार किया गया। तो दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है? सो नाउ हाउ टू स्टार्ट योर कोर्स। देखो, दोनों कोर्स के लिए मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर का आपने देख ही लिया, सिलेबस दोनों का डिफरेंट है, एक्सटेंसिव सिलेबस है। और उसके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल जब हम हर टॉपिक पे बना रहे हैं, हर यूनिट पे नहीं, हर टॉपिक पे बना रहे हैं, हर टेस्ट सीरीज हर टॉपिक पे बना रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोर्स फीस है दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर दिस होल सिलेबस। बट स्टिल फॉर द नेक्स्ट 11 days 17th to 28th of March आपकी जो कोर्स फीस है वो 6500 रहने वाली है दोनों कोर्स के लिए। ठीक है, ये बेस्ट अफोर्डेबल फीस है। आप खुद ये बात समझते हैं कि दोनों का सिलेबस कितना एक्सटेंसिव है, दोनों में कंटेंट कितना एक्सटेंसिव है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट अफोर्डेबल फीस इज 6500। ठीक है, ये अभी 17 से लेके 28 मार्च तक जो है वैलिड है। अदरवाइज आप देखोगे कोर्स फीस इज 7500 फॉर बोथ। ठीक है, सो दिस इज नाउ, अभी टाइम विंडो भी दे दिया 10 दिन का। आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे, आज कल परसों जब भी, तो उसमें डिसाइड कर लेंगे। इतनी वीडियो के बाद तो आपने डिसाइड कर लेना है कि वेदर यू वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन और नॉट। उसके बाद 10 दिन का टाइम है, सो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन वेल। ठीक है, कैसे शुरू करना है? जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं दे कैन इंस्टॉल द ग्रेविटोन इंस्टीट्यूट ऐप। ग्रेविटोन इंस्टीट्यूट आप लिखेंगे तो जी कलर का लोगो आएगा, जी ग्रीन कलर का लोगो आएगा, दैट विल बी आवर ऐप। प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है, अगर आप एप्पल यूजर्स हैं, तो आप क्लास प्लस ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद जो ORG कोड है, ऑर्गेनाइजेशन कोड है, वो KBTSY, ये आप डाल के उसको लॉगिन कर सकते हैं। आपको सेम ऐप जो है मिल जाएगी। उसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई डाउट है, वो इस नंबर पे आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करके या कॉल करके यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, डेमो क्लासेस अगर देखनी है तो यूट्यूब पे भी हैं, और ऐप पे भी जब आप जाएंगे तो कोर्स में कई सारी डेमो क्लासेस आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, वो भी आप देख के डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। आई होप मैंने आपके कई डाउट सोल्व किए होंगे, माइंड में जो कई कन्फ्यूजन्स थी वो सोल्व की होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो फील फ्री टू डिस्कस। ठीक है, और एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जाते जाते सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स फॉर द मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर एंड ऑल द कंटेंट एज वेल। यहाँ पे भी काफ़ी सारा कंटेंट हम डालते रहते हैं, सो you can get the updates. Okay, so this is all for this particular discussion. In case of any doubt, please feel free to discuss. Bye bye, have a good time, bye.